हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आपकी यूपीएससी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करेंगे पॉलिटी के नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जो मिसलेनियस टाइप का होगा, जिसमें अमेंडमेंट के बारे में, प्रियम्बल के बारे में, कुछ और मिसलेनियस टॉपिक्स की बात करेंगे, ताकि आपकी जो पॉलिटी है वो लगभग कंप्लीट हो सके जल्दी जल्दी, बल्कि होने वाली अब तो वैसे हमारी शॉर्ट रिवीजन कंप्लीट हो चुकी है। शुरू करते हैं हम। आप शॉर्ट नोट बना सकते हो, अदरवाइज इस क्लास को बार बार देख सकते हो। अमेंडमेंट आर्टिकल 368 में लिखा हुआ है, एन अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इनिशिएटेड ओनली बाय इंट्रोडक्शन ऑफ पर्पस आइदर पार्ट ऑफ अ पार्लियामेंट। मतलब कि इसको कोई भी प्रपोज कर सकता है अमेंडमेंट करने के लिए। राज्यसभा भी कर सकती है, लोकसभा भी कर सकती है कि मैं अमेंडमेंट करना चाहती हूँ, तो ये भी लेके आ सकते हैं, वो भी लेके आ सकते हैं। एंड दोनों ये सेपरेट बैठ के पास करेंगे अमेंडमेंट को। ऐसा नहीं है कि इसमें जॉइंट सीटिंग होती है, आर्टिकल 108 में कोई जॉइंट सीटिंग नहीं होती इसमें। एंड इसको अलग अलग बैठ के ही पास किया जाता है, सेपरेट बैठ के। स्टेट लेजिस्लेचर, इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल है, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। लेजिस्लेटिव काउंसिल तो सिर्फ 6 स्टेट्स में ही है इंडिया में, एंड लेजिस्लेटिव असेंबली हर स्टेट में होती है। जॉइंट सीटिंग हमने देख लिया था, 108 आर्टिकल में है। इट्स नॉट वर्किंग इन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में जॉइंट सीटिंग नहीं होती, याद रखना है आपने। ठीक है, तो आपकी फटाफट रिवीजन हो रही है एक टाइप से, आप अच्छे से करते जाओ। अगर वो फेडरल बिल हुआ, फेडरल बिल मतलब कि सेंटर स्टेट दोनों को प्रभावित करता है, दोनों को इफेक्ट करता है, तो उसे 28 स्टेट में भी भेजना पड़ेगा। ठीक है, एंड जो 28 स्टेट हैं उनमें से वो पास करवाना पड़ेगा। सो जो मतलब कि हाफ जो स्टेट्स हैं, आधे स्टेट, तो उनको अगर वो पास कर देंगे इस फेडरल बिल को। ठीक है, मतलब कि फेडरल बिल मतलब कि जो स्टेट को इफेक्ट कर रहा है यूनियन के साथ साथ, तो फेडरल बिल होता है। एंड उस बिल को पास करवाने के लिए आधे स्टेट से पास करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे 28 स्टेट है तो 28 में से 14 को पास करना पड़ेगा, तभी जाके वो सिंपल मेजोरिटी से, मतलब कि तभी जाके वो बिल एक एक्ट बन पाएगा। फिर इम्पीचमेंट, तो इम्पीचमेंट का केस ऑब्वियसली सिर्फ प्रेसिडेंट के ऊपर ही लगता है, क्योंकि ये महा बल्कि बड़ा, आम आदमी के ऊपर तो लगेगा नहीं। इम्पीचमेंट की बड़ी चीज़ है तो प्रेसिडेंट के ऊपर लगती है ये। एंड 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971 आया था, उसमें ये मैंडेटरी कर दिया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पे प्रेसिडेंट को साइन करने ही पड़ेंगे। तो 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था 1971 का, प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के ऊपर साइन करने ही पड़ेंगे। तो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों स्पीकर्स के लिए है, बोथ कैन अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज। एंड उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने 1971 में ख़त्म करवा दिया था। हाँ ठीक है, तो ये छोड़ दो आप, बस इतना याद रखना है कि 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। उसके बाद एक्सप्लेनेशन ऑफ अमेंडमेंट एक्ट, तो संसद का विशेष बहुमत, ठीक है, बल्कि स्पेशल मेजोरिटी होगी, एंड हाफ ऑफ द स्टेट रेटिफिकेशन करने पड़ेगा, फिर ये आके ये पास होगा। लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, इनको खत्म करने के लिए जो हमारी, देखो जो तो हमारी पार्लियामेंट है वो तो सिंपल मेजोरिटी से पास कर देगी। ठीक है, अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल बनानी है किसी भी स्टेट में, ठीक है, तो वो पार्लियामेंट को भेज सकते हैं पास करके। लेकिन जो स्टेट है, लाइक फॉर एग्जांपल की पंजाब है, अगर पंजाब ने लेजिस्लेटिव काउंसिल बनानी है तो खुद तो वो स्पेशल मेजोरिटी से पास करेंगे, लेकिन आगे पार्लियामेंट के पास जब वो जाएगी पास होने के लिए, वो सिंपल मेजोरिटी से पास कर देंगे, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल बन जाएगी। अगर इसको खत्म करना है तो पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी से खत्म कर देगी, बिल्कुल ईजी है। फिर एमोलूमेंट प्रिविलेज हो गए, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, हाई कोर्ट के, ठीक है, सारे के सारे। एंड इसको सिंपल मेजोरिटी से पास किया जाता है। ठीक है, सारे के सारे जो जिनकी एमोलूमेंट प्रिविलेज सारे आते हैं, एंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आते हैं। फिर कोरम, कोरम क्या होता है कि हमारा बिजनेस मीटिंग चलने के लिए, ठीक है, जितने बंदों की जरूरत है हमें, कि उतने तो कम से कम चाहिए, वो उसको कोरम कह देते हैं। ठीक है, गणपूर्ति हिंदी में। 10% से ज़्यादा चाहिए, ठीक है, 10% जब से ज़्यादा चाहिए, फिर यह कि कोरम बनता है आपका। बल्कि ऐसे 543 मेंबर्स हैं, ठीक है, लाइक 555 है, ठीक है, 543 है, जैसे इसके 245 है, ठीक है, तो इसका 10% निकाल लेना है। ठीक है, आज का पहले ये 545 था पहले ये, ठीक है, तो 55 मेंबर्स की थी, अब इनका 245 है, उतना ही है, तो इनमें 25 मेंबर है, उसमें 55, इसमें 25। अगर इसमें 55 मेंबर्स आ रहे हैं लोकसभा में, एंड राज्यसभा में 25 मेंबर आ रहे हैं, बल्कि 10% मेंबर आ रहे हैं। ठीक है, ये उस हिसाब से था पहले वाले हिसाब से, इस हिसाब से नहीं है ये, ठीक है। ठीक है, तो फिर आगे बिजनेस मीटिंग शुरू होगी, कोरम शुरू होगा। फिर आर्टिकल 360 हमने 8 देख लिया। ठीक है, एक तो स्पेशल मेजोरिटी से होता है, ठीक है, एक स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट रेटिफिकेशन, एक थर्ड होती है जिसमें सिंपल मेजोरिटी से पास होता है। तो 3 मेजोरिटी हमने देख ली। उसके बाद मिसलेनियस टॉपिक्स में और देख लेते हैं आगे, आपकी रिवीजन फटाफट हो रही है कंप्लीट। सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक है, अब देखो जो तो डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, ठीक है, और सोवरन है, ये तो पहले से ही था हमारे प्रियम्बल में, लेकिन बाद में सोशलिस्ट एंड सेकुलर को ऐड किया गया। कब किया गया था इसको? 42nd अमेंडमेंट 1976 से किया गया था, एंड उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं 42nd अमेंडमेंट को। एन ए पलकीवाला ने
प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था, या आइडेंटिटी कार्ड कह सकते हैं, नेपाल की वाला जी ने कहा था। सो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, सो इसको पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को। ऑब्जेक्टिव जो रेजोल्यूशन था जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया था, वो एक तरीके से प्रियम्बल ही माना जाता है इसको, स्टार्टिंग वाला ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को। तो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था ये, एंड इसको फिर 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट कर लिया गया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था, जिसमें चीजें लिखी होती हैं कि हम अपने संविधान में ये लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं ना, सोशलिस्ट बना रहे हैं, वो होता है ऑब्जेक्टिव की हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इसको पास करने के लिए। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने ड्राफ्ट को पेश किया था। फिर हम प्रियम्बल देख लेते हैं। सो प्रियम्बल में, सो सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रियम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ठीक है, एंड उसका सोर्स क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, बल्कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका सोर्स हम है, पीपल ऑफ इंडिया, हमसे वो ले रहा है चीज़ों को। उसके बाद सो डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। ये अडॉप्ट की बात की गई है, अडॉप्ट की, लागू होने की नहीं, अडॉप्ट की, अडॉप्ट कर लिया था हमने 26 नवंबर 1949 को। फिर नेचर ऑफ कंट्री, कंट्री का नेचर कैसा है, सोवरन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, एंड रिपब्लिक है। उसका ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे ऑब्जेक्टिव है जस्टिस, लिबर्टी देना, इक्वालिटी देना, फ्रेटर्निटी देना, ठीक है। एंड जो नीचे वाले 3 हैं LEF वाले, ये हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिए थे, ये भी आपने याद रख लेना है। फिर सोवरन देखते हैं कि सोवरन क्या होता है। सो भारत किसी देश को अधिकृत कर सकता है, ठीक है, और मतलब कि किसी की जरूरत नहीं लेनी पड़ेगी हमें, मतलब कि किसी का हमारे ऊपर डोमिनेंस नहीं होगा, जैसे हम अंग्रेजों के नीचे थे। अब ऐसा नहीं है कि हम अंग्रेजों के नीचे, हम सोवरन अपने आप में कोई भी फैसला ले सकते हैं, चाहे नेशनल है चाहे इंटरनेशनल है, वो सोवरन होता है। सोशलिस्ट क्या होता है, सोशली मतलब कि हमारा जो लोकतंत्र है उसमें सारे धर्म बराबर होंगे। सोशलिस्ट सच मतलब कि सोशलिस्ट सारी चीज़ें बराबर होंगी, ठीक है। इसको भेदभाव को मिटाना पड़ेगा, कोई गरीबी, कोई आर्थिक व्यवस्था है, ठीक है, कि ऊंची नीचे मतलब कुछ नहीं होगा। सोशलिस्ट में समाज में वेलफेयर किया जाएगा लोगों का, ठीक है। सो इसमें क्या है, समाजवाद फैलेगा लोकतंत्र में, ठीक है, सबको एक बराबर एक समान माना जाएगा, सोशलिस्ट समाज का कल्याण किया जाएगा एक तरीके से। सेकुलर मतलब कि सब धर्म जो है वो बराबर होंगे, ठीक है, सबको मौका दिया जाएगा। राइट टू प्रोफेस रिलीजन हमने देखा आर्टिकल 25 में भी लिखा हुआ है, तो वो सेकुलर है। उसको डेमोक्रेटिक लोकतंत्र है, बल्कि लोकतंत्र जो लोग हैं वो चुन के भेजेंगे अपने रिप्रेजेंटेशन को, चाहे डायरेक्ट है चाहे इंटरेक्ट है, ठीक है। जैसे प्रेसिडेंट इंटरेक्ट आ रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट आ रहे हैं, जैसे MP MLA आते हैं वो डायरेक्ट आते हैं, तो वो डेमोक्रेटिक है। रिपब्लिक क्या है कि हमारा जो हेड है देश का, ठीक है, वो इलेक्शन के जरिए चुन के आ रहा है, चाहे डायरेक्ट से आ रहा है चाहे इनडायरेक्ट आ रहा है। जैसे हमारे प्रेसिडेंट है तो इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रही है उनकी, लेकिन है तो वो चुना हुआ ही, इलेक्शन तो हुई है उसकी, तो वो रिपब्लिक है, ठीक है। तो ये भी मतलब इसमें मोनार्की आ जाती है, डोमिनियन आ जाती है, रिपब्लिक आ जाती है, ठीक है। जैसे हम रिपब्लिक है, ठीक है, मोनार्की जैसे कि इंग्लैंड में चलती है, यूनाइटेड किंगडम चलती है मोनार्की, ठीक है, वहाँ पे क्राउन हेड होता है, हायरार्की होती है वहाँ पे। फिर लिबर्टी है, लिबर्टी स्वतंत्रता है पर लिमिट में, ठीक है। लिबर्टी मतलब की आज़ादी दी गई, हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं, लेकिन लिमिट लगी हुई है, ठीक है, कि ऐसा नहीं कि हम किसी को जाके मार दें, कुछ भी कर दें। तो लिबर्टी में रह के, कानून में रह के हम चीज़ें करनी है लिबर्टी के साथ। इक्वालिटी क्या है कि सब बराबर हैं, सबके साथ सेम बिहेवियर किया जाएगा, ठीक है, ऊंच नीच नहीं की जाएगी। फ्रेटर्निटी मतलब कि भाईचारा है, ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप है, इंटीग्रिटी यूनिटी बना के रखेंगे हम आपस में। उसके बाद अमेंडमेंट इन प्रियम्बल, तो केशवनंद भारती वर्सेस केरला स्टेट, तो केशवनंद भारती केस आया था 1973 में, ठीक है। एंड उसके बाद क्या किया, मतलब की अमेंडमेंट के लिए था वो, ठीक है। एंड इसमें बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन आई थी। एंड ये भी आपने याद रखना कि जो बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन है वो 1 अप्रैल 1973 के केस, जो उसके बाद केस आए हैं उसके ऊपर लगती है, ठीक है, उसके बाद उस चीज़ों के ऊपर लगती है। फिर 42nd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 आया, इसमें सोशलिस्ट सेकुलर को ऐड किया गया, एक और वर्ड था इंटीग्रिटी, इसको भी ऐड किया गया। सो यह प्रियम्बल, यह पहली बार प्रियम्बल में अमेंडमेंट किया गया था, एंड ये तीनों शब्द जोड़े गए थे, सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम प्रियम्बल में अमेंडमेंट किया गया था, एंड अभी तक सिर्फ एक बार प्रियम्बल में अमेंडमेंट हुआ, ये भी आपने याद रखना है। एंड ये 2025 के प्री पंजाब में आया था ये, ठीक है, कि अमेंडमेंट 2 बार हो चुका है प्रियम्बल में अमेंडमेंट, ट्वाइस, वहाँ पे ट्वाइस लिखा हुआ था, लेकिन एक बार ही हुआ है अभी तक प्रियम्बल में अमेंडमेंट। फिर प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं, सो देखते हैं कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। तो सबसे पहले तो बेरूवारी यूनियन केस आया था 1960 में, सो इसमें कहा गया था कि जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का अंग नहीं है, पार्ट नहीं है, ठीक है, प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फिर केशवनंद भारती केस आया 1973 में, सो इसमें कहा गया कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फिर इसको और क्लियर कर दिया गया LIC केस में सेम, कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, एंड अभिन्न अंग है कि उससे अलग नहीं कर सकता। तो बेरूवारी में 1960 में कहा गया कि पार्ट नहीं है, ठीक है, केशवानंद में और LIC में कहा गया कि पार्ट है, ठीक है। एंड हम अपने चीज़ों को समझने के लिए भी प्रियम्बल का यूज़ कर सकते हैं।
उसके प्रेसिडेंट, ये सारे मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, ठीक है आपके। फिर प्रेसिडेंट नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है प्रेसिडेंट, ठीक है। फिर डी जूरो भी कह सकते हैं उनको, डी जूरो की नाम मात्र के हेड होते हैं। और जो प्रधानमंत्री है वो रियल एग्जीक्यूटिव है, वो नॉमिनल है, ये रियल है। रियल मतलब की डी फैक्टो मतलब की फैक्ट उनकी बात में। फिर अगर हम टोटल सीट्स देखें अमेरिका में, तो अमेरिका में उसके पार्लियामेंट में 538 सीट्स होती हैं, कांग्रेस कह देते हैं उनको, ठीक है। पार्लियामेंट को हमारे पार्लियामेंट कहते हैं, उनके उधर कांग्रेस कहते हैं। तो इसलिए जीतने के लिए ऑब्वियसली हाफ प्लस वन चाहिए, मतलब कि 216 प्लस वन चाहिए, तो 270 सीट्स चाहिए टोटल। एंड जो उनका सीनेट है, जैसे हमारा राज्यसभा है उनके सीनेट होता है, जैसे हमारा राज्यसभा में तो डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है, किसी स्टेट को ज्यादा है किसी को कम है। लेकिन इसमें सीनेट में क्या होता है, दो दो मेंबर ही आते हैं हर स्टेट में से, तो टोटल 50 स्टेट्स हैं वहाँ पे, तो टोटल 100 हो गए, ठीक है। तो सीनेट में वहाँ पे बराबर आते हैं। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव 435, उसके बाद तीन कोलंबिया से आते हैं, ठीक है। कोलंबिया से 3 अलग से आ जाते हैं, तो 538 हो गए टोटल, ठीक है। ये उसकी बात हो रही है ऊपर वाले की, बल्कि कांग्रेस, बल्कि पार्लियामेंट की नीचे वाले, ओके।